गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन शॉट साइंस, जहां पर हम हर चैप्टर को केवल एक ही वीडियो के अंदर कवर कराते हैं। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो देखिए लाइट तो आप सभी जानते होंगे। तो रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इस सिंपली जैसे आपने बॉल से जरूर खेला होगा, हमने क्या करा, बॉल को दीवार की तरफ मारा और वहां से बॉल वापस हमारे पास आ गई टकरा के, तो इसे हम रिफ्लेक्शन समझेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? जैसे आप सभी स्विमिंग पूल में तो जरूर नहाए होंगे, तो स्विमिंग पूल में अगर हम देखें फिलहाल पानी बिल्कुल नहीं है तो वो गहरा दिखाई दे रहा है। अब पानी भर देते हैं तो वो कम गहरा नजर आता है। किस वजह से ऐसा हो पाता है? रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, भाई हमारे चारों ओर बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, अब वो हमें दिखाई दे रही हैं, तो वो दिखाई किस कारण से देती हैं उसके बारे में समझेंगे। भाई होता क्या है कि कोई भी चीज है तो होगा क्या कि लाइट जो है हमारे सोर्स से जाएगी और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आइस के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जिस वजह से हमें वो जो चीज है वो क्या होती है, दिखाई दे जाती है। भाई जैसे अगर हम कहें कि हमारा ये क्या है, ये ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, तो सन से लाइट की रे आई, टकराई और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ प्रवेश कर गई, हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है। इसी वजह से हमें ये जो ट्री है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक छोटा सा नोट दे रखा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो नोट में आपको पता चलेगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि जैसे एक बहुत अगर सीरियस बंदा है, मीन्स अगर एक सीरियस लड़का है पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा, होता क्या है कि अगर उसकी ज़िंदगी में अगर हम कहें कि मान लो सपोज करो एक लड़की आई, हल्की सी स्माइल दी गई, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सीरियसनेस है वो धरी की धरी रह जाएगी और वो अपने पास से क्या चला जाएगा, भटक जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लाइट के केस में होता है। भाई हुआ क्या, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। अब अगर एक बहुत छोटा सा भी ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आया तो उसकी वजह से उसने अपने रास्ते को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। फिर सिंपल कहूं तो लाइट अपने रास्ते से भटक गई, तो उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो, वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट अगर रास्ते में आया, हैज टेंडेंसी, उसमें क्षमता है टू बेंड अराउंड इट, कि वो जो लाइट है वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, मीन्स अपने रास्ते से मुड़ जाती है। एंड नॉट वॉक इन सेम स्ट्रेट लाइन, और उस सीधे रास्ते पर नहीं जाती है वापस। समझ गए? अगला, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या चीज है कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर शो करती है, मतलब वो वेव की तरह भी होगी और वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। अब वेव नेचर के द्वारा हम डिफ्रैक्शन को दर्शा सकते हैं, पार्टिकल नेचर के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या भाई, सिंपल अगर ये समझ लीजिए कि आपने सोलर पैनल तो देखा है, तो सोलर पैनल जिस चीज पे वर्क कर रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक। अगला पॉइंट, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट पाथ ऑफ लाइट एनर्जी एज इट ट्रेवल थ्रू मीडियम। मतलब जब लाइट जो है किसी मीडियम से पास कर रही है, अब मीडियम से जिस समय पास करती है तो भी लाइट के पास एक एनर्जी भी है, ठीक है। तो मीडियम से जब वो पास करेगी तो जिस रास्ते से पास कर रही है उस रास्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, पाथ ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी के पाथ को, रास्ते को, जब वो एक मीडियम से ट्रेवल करके जाती है। सिंपली रे ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। अगला, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है उनके बंडल को, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बंडल ऑफ लाइट रे, लाइट रेज का जो बंडल होता है उसे क्या कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पूर्व कि हम क्या कर रहे हैं, हम भाई बॉल से खेल रहे हैं, हमने बॉल को मारा, बॉल वापस आ गई बाउंस बैक होके, तो इसी चीज को क्या करें, रिफ्लेक्शन करें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट जाती है, टकराती है और टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाती है, इसी को क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग एनी सोर्स, किसी सोर्स से हिट करने के बाद लाइट रे का बाउंस बैक होकर के आना, टकरा करके आना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। भाई जैसे मान लीजिए कि हमारी ये जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहां पे लाइट की रे आई, जो लाइट की रे आ रही है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट
रे के नाम से जाना जाता है। और जिस पॉइंट पे वो टकराएगी उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे, तो ये जो है ये कहलाएगा नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर लाइन। अब ये लाइट की रे आई, टकराई और यहां से चली जाती है वापस, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए? तो भाई लाइट की रे का आना, टकराना और टकरा के उसी मीडियम में वापस चले जाना, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है। एक तो नियम बहुत सिंपल है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मींस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे गई वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सेम प्लेन के अंदर रहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन, वो सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा भाई, जैसे ये नॉर्मल हो गया, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे जो आ रही है और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो मीन्स अगर हम देखेंगे तो ये अभी कहाँ है, सेम प्लेन में। ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं है कि ये इधर की तरफ चला जाए, नहीं, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे ऐसा करके सेम प्लेन के अंदर होते हैं। तो हम बात आगे करते हैं मिरर के बारे में। तो जो मिरर होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक प्लेन मिरर जो नॉर्मली सभी के घर में होता है, भाई हम शीशे के सामने खड़े हुए, तो शीशा जिसमें हम अपने आप को देख रहे हैं, भाई जब सजने संवरने के दौरान जिस शीशे में अपने आप को देखते हैं उसे क्या कह रहे हैं, प्लेन मिरर कह रहे हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपली हमारा ये जो है, ठीक है, हम इस तरीके से दर्शाते हैं, प्लेन मिरर हमारा रहता है, एकदम स्ट्रेट रहेगा ये। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, जैसे नॉर्मली बहुत सीधा साधा व्यक्ति, भाई जैसे मान लो हमने जो हमारे बॉयज़ हैं, बॉयज़ को हमने दो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहली कैटेगरी में एकदम सीधे साधे बच्चे। तो सीधे साधे कैसे भाई, जिसे हमने जहाँ पे खड़ा करा वो क्या रहेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बराबर होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अगला पॉइंट कि जितना बड़ा हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मींस सेम साइज की, साइज ऑफ इमेज बराबर होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अगला पॉइंट वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि उसमें ऐसी इमेज बनती है जिससे हम कभी पर्दे पर नहीं उतार सकते, मतलब स्क्रीन पर हम उस इमेज को कभी ले ही नहीं सकते। तो हमारी वर्चुअल हो गई। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट का राइट की तरफ दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। इरेक्ट का मतलब वो सीधा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत विशेष पॉइंट ये होता है फोकल लेंथ। अभी याद रखिएगा, फोकल लेंथ हम आगे समझेंगे होता क्या है। फिलहाल याद रखो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। दूसरे तरीके के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि जहां से लाइट टकरा के वापस आनी है वो वाली सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। मीन्स थोड़ी सी घुमावदार, जैसे इस तरीके से, कैसे घुमावदार हमारी रहेगी। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आप कैसे समझोगे भाई, देखो हमने क्या कहा, बॉयज को हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो सीधे साधे मतलब प्लेन मिरर हो गए। दूसरे तरीके के को आप मान लीजिए जो थोड़े से टेढ़े होते हैं। ठीक है, अब देखो टेढ़े कैसे, ये इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, अंदर की तरफ कर्व होती है। ठीक है, कॉनकेव माने गुफा। ठीक है, तो केव माने क्या होगा, गुफा। तो हमारा क्या होता है कि अंदर की तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी किधर की तरफ, गुफा की तरफ होगी, मीन्स ये वाली। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाली जो सरफेस है कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। और ये वाली जो होती है कौन सी होती है, पॉलिश्ड। ठीक है, ये वो हो गए टेढ़े वाले बच्चों में। ठीक है, जिनका ध्यान हमेशा किधर की तरफ होता है, केव की तरफ रहता है, गुफा की तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगला आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ होता है, हमारा आउटवर्ड होता है। मीन्स ये बाहर से कैसे होते हैं, बाहर से हमारे चिकने दिखाई देते हैं। ठीक है, फूले हुए, याद रखिएगा।
अब इसके बाद बात करते हैं हमारे कुछ चीज़ों के बारे में जो मिरर है उससे संबंधित होती हैं हमारी कुछ डेफिनेशंस, तो उन्हें समझेंगे। तो देखो हमारा ये नॉर्मली ये जो रेड से मैंने शो करा है ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। अब ये मिरर की हो जाएगी इधर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये जो मिरर है ये मिरर को हम क्या करते हैं पूरा एक कर्व मतलब गोला बना लेते हैं, एक स्फीयर बना लिया हमने, मिरर को पूरा हमने बना लिया एक स्फीयर। तो भाई अब हमें कैसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये पूरे स्फीयर का मिरर क्या है केवल एक हिस्सा है, ठीक है। तो मिरर जिस स्फीयर का हमारा पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसे क्या कह रहे हैं, उस मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। और उसके रेडियस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसके बाद आते हैं देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फिर बात करते हैं पोल के बारे में। तो पोल क्या चीज होती है पहले वो समझते हैं। पोल क्या है कि जो हमारी मिरर की सरफेस है उसका जो सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारी मिरर है, अब मिरर का ये जो सेंटर है इसे क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। पोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सेंटर होता है उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि हमारी एक सीधी लाइन आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हुई। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पोल पर ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट पोल, पोल पर हमारी परपेंडिकुलर होती है। अब बात करते हैं अपर्चर की। तो अपर्चर क्या होता है कि भाई जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर की ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब यहां से यहां तक का जो डायामीटर होता है उसे क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। इसके बाद देखिएगा अब एक हमारी और चीज होती है फोकस। फोकस अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो हमारा बीच में होता है फोकस, ये रहा पॉइंट जो है यहाँ पे एफ, सी और पी के बीच में हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है फोकस। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है जो हमारी किससे रिलेटेड होती हैं, मिरर से संबंधित होती हैं। बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है, मैं सिंपली जैसे ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। जब लाइट की रे हमारी कॉनकेव मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से हमारी पास होती है, ये रहा। और इस तरीके से देखिए एक और लाइट की रे हम लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास हुई। तो जिस कॉमन पॉइंट से लाइट की रे पास कर रही है, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जिस कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हैं या जिस कॉमन पॉइंट पे पास हो रही हैं उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस हम कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट रे कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे सारी लाइट की रे आकर इकट्ठा हो गई उसी को क्या कर रहे हैं, हम फोकस कह रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फोकस, या फिर हम इसे कभी कभी प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जानते हैं। और फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हमारी हो जाती है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। अब हमारी लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल आने के बाद वो रिफ्लेक्शन करेगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वो इस तरीके से गई। तो जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक मिरर के अंदर एक पॉइंट है, वहां से निकल करके आ रही है। तो जिस पॉइंट से वो निकल के आती हुई प्रतीत होती है उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जैसे अगर हम एक और लाइट की रे लेकर के आना चाहें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आए और अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवा देना। ये अब रिफ्लेक्शन के बाद जब हम यहाँ से देखेंगे तो इस पॉइंट से आती हुई हमें नजर आ रही है, तो इसी को क्या कह देंगे, फोकस कहते हैं। पॉइंट फ्रॉम विच पैरेलल लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद हमारे को पैरेलल लाइट रे ऐसा लगा जिस पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर क्या, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है।
अब देखिए कुछ नियम है, हम इमेज बनानी सीखते हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, तो कुछ नियम है, वो नियम किस प्रकार हैं ध्यान से समझो। अब जैसे पहला, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कभी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो होता क्या है कि कॉनकेव के केस में वो कहाँ से पास होनी है, फोकस से पास हो जाती है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हमारी हो जाएगी। और कॉन्वेक्स के केस में अगर हम बात करें तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक पॉइंट से निकल करके आ रही है, और जिस पॉइंट से वो निकल के आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ गए। अगला पॉइंट, इन देखिए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि हमारा ये है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर में ये है फोकस। तो लाइट की रे अगर फोकस से आ रही है, ये रे फोकस से आई, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। और कॉनकेव के केस में अगर हम बात करें तो लाइट रे हमारी फोकस की तरफ आती है, इसे इस तरीके से बनाइएगा ऐसे करके। तो अब देखिए लाइट रे किधर की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अगला पॉइंट, लाइट रे जो है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पास हो रही है कॉनकेव में, क्योंकि हकीकत में पास होती है, और कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में एपियर होती है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो। अब देखिए होता क्या है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पे क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ऐसा ही हमारा इस केस में होता है। अब लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए इस तरीके से पहले यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए एंड देन यहाँ से सीधी स्ट्रेट, तो ये हमारी लाइट रे किधर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी अगर मिरर ना होता तो ऐसे करके चली जाएगी ये, उसी रास्ते पे मतलब वापस लौट जाती है। अगला, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल, ऑब्लिकली का मतलब टेढ़ी आई, और कहाँ पे आई, पोल पे, मीन्स लाइट की रे यहाँ पे हमारी आई, पोल पे टकराई, टकराने के बाद जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वापस चली जाती है, एंगल आई और एंगल आर। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि लाइट रे आई पोल पे, जितने से आई उतने ही एंगल से वापस चलेगी, आई और आर, इस तरीके से होता है। तो समझ गए होगे आप, उम्मीद करता हूँ कि हमारी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से पास हो जाती है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे एक पॉइंट से आ रही है, और वो पॉइंट क्या, फोकस से निकलती हुई आती प्रतीत होती है। अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, कॉन्वेक्स में फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कॉनकेव में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। कॉन्वेक्स में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो हमारी उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। अगर वो पोल पे ऑब्लिकली टकराएगी तो जितने एंगल से उतने एंगल से वापस चली जाती है। ऐसा ही हमारा कॉन्वेक्स में होता है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो भाई देखिएगा ध्यान से कि हमारी कॉनकेव मिरर में टोटल 6 तरीके से इमेज बनाई जाएंगी। अब 6 तरीके से आपको सीखना है कि कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ बनती है, तो उसके लिए समझिएगा। जैसे हमारा ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। अब कॉनकेव मिरर में लोकेशन देखिए, ये पोल है, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहला पॉइंट, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, पहला पॉइंट है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमारी बनेगी फोकस पे पहले। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आया, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है तो इमेज थोड़ी सी आगे इधर की तरफ आ जाएगी। दूसरे मीन्स होगा क्या, सिंपली ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, इमेज मिरर से दूर जाएगी। अब ऑब्जेक्ट आया 3 नंबर पे, ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो इमेज भी अगला स्टॉप हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, फोकस पे रखा गया, 5 पॉइंट। अब भाई सीधा सा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बन जाएगी।
और जब फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखते हैं छठा पॉइंट, तो इमेज बनती है मिरर से पीछे। छठा पॉइंट समझ गए। इस तरीके से आपको ये डायग्राम अगर आप याद रखते हो तो आपको इमेज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, 2 नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी और एफ के बीच में तो सी से पहले बन जाएगी, एफ पे होगा तो इन्फिनिटी पे, अगर एफ और पी के बीच में है तो मिरर से पीछे बन जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आते हैं एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, ये रहा ए बी। अब देखो रे डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करने हैं बहुत ध्यान से सीखिएगा। ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइट की 2 रे लेके आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक बात याद रखिएगा, इमेज वहां पे बनेगी जहां पे लाइट की 2 रे आपस में कट करनी चाहिए। ऑलवेज केवल 2 रे से हमारा काम चल जाएगा, 2 रे को आपको कट कराना है। अब देखिए जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं कॉनकेव के केस में तो कहां से पास होनी है? फोकस से पास होनी है। तो भाई देखिए रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से आपको पास करा देनी है, ये रहा। तो जिस पॉइंट से पास करी उसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है फोकस। अब भाई देखो सिंपल, मैंने क्या बताया, लाइट की रे कट करनी चाहिए। अब कट तो यहीं पे कर रही है, तो यहीं पे कर रही है तो इमेज भी यहीं पे बन जाएगी। और ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। अब इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इमेज दिखाई कैसी देगी? भाई सिंपल, भाई सबसे पहले लोकेशन देखिए कहाँ पे बन रही है? फोकस पे, तो हम बताएंगे एट फोकस पे बन रही है। अब देखिए कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल पॉइंट के साइज की, तो हम नाम रख पॉइंट साइज। अगला, अब भाई क्या लाइट की रे रियल में कट रही है? हाँ रियल में दोनों कट कर रही है, रियल में कट कर रही है मतलब इमेज कैसी हो जाएगी? रियल। अब ये जो लाइट इमेज होती है ये कैसी होती है? ये होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, मीन्स हम ऐसे खड़े हैं तो मिरर में सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे? सी से पहले रखा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, फोकस अभी ड्रॉ मत करिएगा, ठीक है? अभी मतलब कि हमें फोकस अभी नहीं बताना। लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, आने के बाद एक पॉइंट से पास करनी। अब जिस पॉइंट से पास होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। अगली लाइट की रे हम कैसे लेके आते हैं? अगली लाइट की रे आप फोकस से पास करो, इसी पॉइंट से, ये जो फोकस है। अब फोकस से पास होगी तो हमारी ये कैसे आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये क्या है? फोकस है। अब देखिए दोनों लाइट की रे कहाँ कट कर रही है? जहां कट कर रही है वहीं पे इमेज बनेगी। यहाँ पे कट कर रही है तो ऐसे करके ये बन जाएगी इमेज। ए है तो ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। अब इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं भाई, कैसी होगी इमेज? अब देखिए कहाँ पे लोकेशन क्या है? बिटवीन सी एफ एंड, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट, आकार कैसा है? ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनी है ना, तो हम कहेंगे डिमिनाइज्ड। अगला, हकीकत में कट कर रही है, यस, तो ये हो जाएगी हमारी रियल। और भाई ए ऊपर था, अब यहां पे तो नीचे आ गया, मतलब कि इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अब देखिए रख देते हैं सी, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। बनाने का तरीका, लाइट की रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट से पास हो गई, ये रहा। जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट का नाम क्या होता है हमारा? फोकस। ये हो जाएगा फोकस। अगली लाइट की रे हम क्या करेंगे? फोकस से पास हुई, ये रही। फोकस से जो लाइट की रे पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आनी है? प्रिंसिपल एक्सिस पे कट, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी है। तो आप इस वाले केस में क्या करो, इमेज पहले ही बना लो अपने आप ही, क्योंकि आपको याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। यहीं पे बना ली हमने, अपने आप बना ली। अब आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लाइट की रे को लेकर के और इस जगह पे कट करा देना है, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे, अब जहाँ पे कट करती है वहाँ पे इमेज रहती है, तो हमारी ये रही इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है? याद रखो, क्योंकि अगर देखो हम इसे पहले इमेज ना बनाते तो क्या होता भाई, सिंपली लाइट की रे यहाँ पे इमेज बन जाती सी और एफ के बीच में, सी और एफ से दूर में। होता है ऐसा भी जब हाथ से बना रहे हैं तो सिंपल नॉर्मली, तो इसलिए आपको क्या करना, पहले इमेज बना दो, लोकेशन हमें याद रखनी है, इस वाले के थ्रू याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है?
अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो देखिए कहाँ पे बन रही है, सी पे बन रही है, एट सी। कैसी बनती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हकीकत में तो कट कर रही है, तो भैया रियल हो जाएगी। अब तुम देखोगे उल्टी तो दिखाई दे रही है, ए ऊपर था अब नीचे हो गया तो इन्वर्टेड। अगली इमेज देखिए, सी और एफ के बीच में, ये हमारा है सी और ये हमारा है एफ, सी और एफ। तो भैया सी और एफ के बीच में रखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। देखिए ये रहा ए बी। अब क्या होगा भाई, अब जब सी और एफ के बीच में हम रखेंगे तो लाइट की रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करिए। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो एक पॉइंट से पास हो जाती है, जिस पॉइंट से पास होते हैं उसको हम क्या कर रखते हैं, फोकस रख देते हैं। ये फोकस हो गया। अब अगली लाइट के लिए क्या होगा, फोकस से पास कर दीजिए आप। तो भाई अब इन्हें जब हम कट कराएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होते हैं, दूर हमारे कट करते हैं। तो देखिए जहां पे कट कर रहे हैं वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। समझ गया। प्रॉपर्टी देखो, इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है, एनलार्ज। कैसे भाई, हकीकत में कट कर रही है तो मीन्स रियल, और इन्वर्टेड हमारी ये है ही। तो अब हमारी जो अगली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, फोकस पे। मीन्स अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है फोकस पे, तब देखिए इमेज किस प्रकार से बनेगी। समझिएगा ध्यान से कि हमारी जो लाइट रे है वो पैरेलल आई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो किधर से पास होनी है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होनी, फोकस से पास होकर चलेगी। अब हमें दूसरी लाइट रे चाहिए, दूसरी लाइट रे आप यहाँ पे पोल पे से ले जाइए। अब जब ये पोल पे जाएगी तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वापस आ जाएगी, तो हमारा इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती हैं, दो पैरेलल लाइट रे मिल जाती हैं। अब ये दो पैरेलल लाइट रे हैं तो मान लो ये कहाँ पे जाके मिल रही हैं, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं। तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, इन्फिनिटी पे जाके मिल रही हैं। तो यहाँ से अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज कैसी बनेगी, सबसे पहले देखो लोकेशन कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी। कैसी बनेगी, यहां पे रियल बनेगी और इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए छठा वाला केस जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए क्यों, ध्यान से समझो। तो अगली लोकेशन क्या हो सकती है ऑब्जेक्ट की, तो अगली लोकेशन क्या हो सकती है भाई, फोकस और पोल के बीच में, ए बी। हम यहाँ पे अगली लोकेशन रख सकते हैं। अब देखिए लाइट की रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होकर हमारी चली जाती है, फोकस से पास होकर ये चली गई। ठीक है, अब एक लाइट की रे अगली जो है वो पोल पे से गई, जितने एंगल से गई उतने एंगल से वापस आ गई। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये रियलिटी में कभी मिल नहीं सकती भाई, इस तरीके से जा रही हैं तो कभी नहीं मिल सकती। बट लेकिन अगर हम देखेंगे इसे बैकवर्ड ले पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ये हमें पीछे से मिलती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे आके। तो जब हमारी ये पीछे की तरफ मीट कर रही हैं तो यहाँ पे से हमारी बन जाएगी इमेज ए डैश और ये बी डैश। तो भाई अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टी देखें तो कहाँ पे बन रही है, ये बन रही है मिरर के पीछे, मतलब कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर से पीछे बन रही है। दूसरा कैसी बन रही है ये भाई, ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज बहुत बड़ी है, मतलब कि एनलार्ज बन रही है। क्या लाइट रे वास्तव में मिली, नहीं मिली, बस हमने तो पीछे की तरफ जाकर के मिला दिया, लेकिन रियलिटी में तो कभी नहीं मिलेंगी। मीन्स हमारी कैसे हो जाएगी, वर्चुअल। अब देखो ए ऊपर है तो ए ऊपर है तो ये हो जाएगी इरेक्ट। तो इस तरीके से हमारी बनती है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, हमारे को ये वाला जो है बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन ये वाला आया है। और एक बात याद रखिएगा, अगर एनलार्ज, देखिए
एनलार्ज वर्चुअल की बात आती है तो फोकस और पोल के बीच में रखना है। अगर रियल और देखो, अगर हमारी रियल और एनलार्ज की बात आती है तब हमारा कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा वाला जो केस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें भी एनलार्ज थी, इसमें भी एनलार्ज है, लेकिन उसमें रियल थी और इसमें वर्चुअल है। ठीक है, अब देखिए आगे, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर में किस प्रकार से इमेज बनती है वो समझो। तो भाई सीधे से इसमें केवल दो स्टॉप रहते हैं भाई, बाकी सब फोकस वगैरह तो इधर आ जाएंगे। अब मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे नहीं, बाहर की तरफ रखते हैं, तो इसमें हमारे दो स्टॉप देखने को मिलते हैं भाई, एक ए बी। अब मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो लाइट की जो रे हैं वो हमारी ये आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो लाइट की रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आए। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे करके, तो हमें ये अंदर की तरफ एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये जो पॉइंट जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या होता है, फोकस। ऐसे ये वाली लाइट की रे को हम कर देंगे रिफ्लेक्शन, हो गया ये रहा। तो भाई ये हमारे को भाई, अब देखो रियल में तो कभी मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये दूर जा रही है, तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है एक पॉइंट पे, इस पे, तो मीन्स इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होगी। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी देखें तो कैसी होगी, देखो लोकेशन कहाँ है, फोकस पे, एट एफ, फोकस पे। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इसका साइज कैसा, ये तो पॉइंट के आकार की बनी है तो पॉइंट साइज। तीसरा भाई अगर हम देखें रियल है या वर्चुअल है, तो भाई देखो ये लाइट रे कभी आपस में मिल रही है, मेन वाली नहीं मिल रही, डेड डैश वाली है, मतलब मिल तो नहीं रही है, तो मीन से कैसी है, वर्चुअल है। और कैसी हो जाएगी, ये इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इरेक्ट बनती है। अब अगला कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, मीन्स हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया ए बी। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे डायग्राम, ध्यान से समझो। लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे करके चली गई। जब हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये हमें कहीं फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब एक लाइट की रे को आप क्या कर सकते हो, देखो एक भाई हमारे को हमेशा दो लाइट की रे चाहिए इमेज के लिए, तो दूसरी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पोल से पास कर दीजिए, ये पास करी पोल से, जितने एंगल से उतने एंगल से चली गई। अब जब हम इसे पीछे की तरफ बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अब देखिए अब ये कहाँ पे हमारा, देखो लोकेशन बताते हैं, तो लोकेशन कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ गया भाई, कहाँ बननी है, पोल और फोकस के बीच में बननी है। कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो मतलब डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड। क्या हकीकत में लाइट की रे कट कर रही हैं, नहीं कर रही, तो मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट। तो मीन्स हमारा अगर ऑब्जर्व करोगे तो भैया कॉन्वेक्स के केस में दो सारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। कॉनकेव के केस में 6 में से केवल एक पोजीशन ऐसी है बिटवीन फोकस एंड पोल जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी हर केस में कैसी बनती है, हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब देखो यूजेस, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर अगर हम बात करें तो देखो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, शेविंग मिरर के तौर पे। भाई हमें क्या करना है जी, दाढ़ी काटनी है अपनी, मूंछ काटनी है, तो हमें कैसी इमेज चाहिएगी, अपनी बड़ी इमेज चाहिएगी। ठीक, अब बड़ी इमेज और सीधी चाहिएगी, बड़ी और सीधी, तो बड़ी और सीधी मीन्स फोकस और पोल के बीच में मिलेगी। मीन्स हम मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने फेस के पास कि हमारा फेस उसके फोकस और पोल के बीच आए, तो हमें देखो एनलार्ज और हमारी इरेक्ट इमेज प्राप्त होती है। तो मीन शेविंग मिरर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। डेंटिस्ट मिरर के तौर पे भाई हमें क्या चाहिए, दांतों का साइज जो है डेंटिस्ट को बड़ा चाहिए, तो वो कब बड़ा दिखेगा, इस वाले केस में बिटवीन फोकस एंड पोल रखेगा तो एकदम इरेक्ट और एनलार्ज दिखाई देगा, इमेज बड़ी बनेगी।
अगला सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेसेस। देखो मीन्स सूर्य के प्रकाश से चलने वाली जो भट्टियां होती हैं या कुकर होते हैं, उनमें हमारे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। भाई देखो क्यों होता है, ध्यान से समझो। अब देखिए, अब जब लाइट रे हमारी पैरेलल जो आएंगे, लाइट रे भाई जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अब जैसे ये है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो सोलर कुकर में क्या होता है या सोलर भट्टी में, फर्नेसेस में, कि ये सारी लाइट रे को ये एक पॉइंट पे लाकर इकट्ठा कर देते हैं। अब जब एक ही पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रे इकट्ठा हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, समझ गए भाई। सोलर कुकर या सोलर फर्नेसेस क्या है भाई, हमारे सूर्य के प्रकाश से चलने वाला कुकर या फर्नेसेस भट्टियां हैं। लाइट रे पैरेलल आई, पैरेलल आने के बाद हमारा रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है सारी लाइट रे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। रिफ्लेक्टर मिरर इन टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट, सर्च हेडलाइट, इनमें। ठीक है, अगर तुमने कभी बाइक कार वगैरह चलाई होगी या फिर आपके पास टॉर्च भी होगी, तो हम देखेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से रहता है एक मिरर, ऐसे करके। यहाँ पे ये जो होता है सिल्वर पेंटेड रहता है। तो अब ये वाला मिरर कौन सा है, कॉनकेव है। अब इसमें कैसे एक्ट करता है भाई, देखो होता क्या है कि जो हमारा लाइट का सोर्स होता है उसे हम कहाँ रख देते हैं, इस मिरर के फोकस पर रख देते हैं। अब फोकस पे रखेंगे तो जो भी लाइट रे जाएंगी ऐसे करके चली जाएंगी, तो हमें पैरेलल लाइट रेस की एक बीम प्राप्त हो जाती है इस तरीके से। तो भाई रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट रे ऐसे करके सीधी पैरेलल, तो एक हमें पावरफुल बीम प्राप्त हो जाती है लाइट रे की। तो इसीलिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं और सोर्स को कहाँ रखेंगे, फोकस पे हमें रखना होता है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो जो हमारे वाहन होते हैं उनमें साइडों में जो मिरर लगा होता है, जिनमें पीछे से आने वाले व्हीकल्स को देखते हैं, वो वाला मिरर। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि हमें इमेज एकदम सीधी मिलती है, छोटी मिलती है, और साथ में ना वो वाइड एरिया को कवर करता है। मतलब कि काफ़ी पीछे वाले एरिया जो है ना, उसको काफ़ी सारे एरिया को हम बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। तो गिव स्मॉल इरेक्ट इमेज, कवर वाइड फील्ड ऑफ व्यू। अगला शॉप सिक्योरिटी मिरर। भाई जब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को कवर कर रहा है तो जो दुकान में होता है ना, वो सिक्योरिटी मिरर के तौर पे लगाया जाता है ताकि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को वो कवर कर ले। साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के केस में ही हमारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइन कन्वेंशन में भाई ये हमारा एक मिरर है, कौन सा वाला मिरर है, कॉनकेव। ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो भाई देखो इंसिडेंट रे किधर आएगी, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर की तरफ। भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है भाई। अब देखो याद रखो सबसे पहला पॉइंट कि तब कभी भी आप मिरर में कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर अगर हम चलो मिरर के बारे में बात करें, तो अभी अगर हम मिरर में कभी भी कुछ चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो ऑलवेज किधर से करनी है, आपको पोल से स्टार्ट करनी होती है कैलकुलेशन। डिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करो कहाँ से, पोल से। डिस्टेंस ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल, पोल से करनी है, ठीक है। अब अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं, किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, जैसे सीधे अगर हमारे डायरेक्शन मान लो ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो हमारा साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा उसका। अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मीन्स हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो हमारा साइन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है भाई। जैसे अगर हम पोल से फोकस तक की दूरी नापेंगे, फोकल लेंथ तो किधर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है इंसिडेंट रे के, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है कॉनकेव के केस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे तो वो भी नेगेटिव लेना है। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो नेगेटिव होता है। आगे अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा है। तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, क्या क्या चीज़, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इमेज बनी है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में कितना है भाई। जैसे ऑब्जेक्ट से डबल है, ट्रिपल है, या ऑब्जेक्ट का हाफ है, तो इस तरीके से कितना होता है उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होता है माइनस के v अपॉन के u, मतलब नेगेटिव का साइन और फिर इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की
डिस्टेंस। और याद रखिएगा फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करो साइन जरूर लगाना है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो अब देखिए आगे समझते हैं टिप्स फॉर न्यूमेरिकल, कि जब हम मिरर से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखी हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमेशा यू नेगेटिव होता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, चाहे मिरर कोई सा भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। अगर इमेज वर्चुअल है तो इसका मतलब उसका भी कैसा आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रियल इमेज है तो भी नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, और कॉन्वेक्स के केस में कैसी होती हैं, हमेशा पॉजिटिव होती हैं। अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट आएगी। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया मीन्स इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। भाई मैग्नीफिकेशन का अगर जो वैल्यू है 1 से अगर छोटी है, 1 से कम है तो मतलब स्मॉल इमेज, इमेज का आकार छोटा होगा, और अगर ज़्यादा है तो इमेज बड़ी होगी। अगर इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव है तो मीन्स हमारा क्या है, रियल इमेज है। मतलब रियल इमेज के केस में हाइट कैसी लेनी होती है, नेगेटिव, और वर्चुअल के केस में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखिए इनके जो न्यूमेरिकल हैं उसके लिए हम एक अलग से वीडियो देखेंगे, ठीक है। अलग से आपको एक वीडियो आएगा जिसमें इससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स को कराया जाएगा। और आपको अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो देखिए नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। भाई देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण डेली लाइफ में, भाई स्विमिंग पूल तो तुम सभी गए हो, अगर नहीं भी गए हो तो भैया कम से कम बाथरूम में तो नहाए होगे। तो वहाँ पे तुम देखोगे अभी हमारी जो बाल्टी है उसमें हमने पानी नहीं भरा तो वो गहरी है, पानी भर दो तो वो कैसी दिखाई देती है, वो कम गहरी नजर आती है। किस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। आपने देखा होगा बाहर ठेली पे रसगुल्ले मिले हैं, अब वो जार में रसगुल्ले रखे हैं तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, अब वो जार से बाहर निकालोगे तो छोटे हो गए। किस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये सब होता है। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाती है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन सेकेंड मीडियम इज चेंज। तो अगले मीडियम में उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे समझिएगा जैसे कि ये हमने मान लिया मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ये हमने इस पर नॉर्मल ड्रॉ करा। जब लाइट की रे हमारी यहाँ पे आई, ये रे इंसिडेंट रे, अबे जानी कैसे चाहिए थी हमारे हिसाब से, ये जानी चाहिए थी सीधी एकदम, लेकिन ये सीधी ना जा करके ये क्या हो गई, बेंड हो गई। मतलब इसने क्या करा, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को चेंज कर लिया। तो यही क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, कि जब लाइट की रे ट्रेवल करती है ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगले मीडियम में चेंज हो जाती है। ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी आनी चाहिए, अगर ये ऐसे नॉर्मली आ गई तो ये चेंज नहीं करेगी, याद रखिएगा। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, भाई डायरेक्शन चेंज करी तो करी क्यों, क्या कारण था, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए हमारे लिए एक स्पेशल नोट है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट का क्या चेंज होता है। तो लाइट का हमारा देखो वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। मीन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वो ही रहेगी। अब देखो ध्यान से समझो, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब अगर लाइट की रे रेयर मतलब जो समझ लो ऑप्टिकली हल्का मीडियम जो होता है वो रेयर, जो ज़्यादा गाढ़ा मीडियम होता है उसे डेंसर मीडियम कह रहे हैं, ठीक है। रेयर टू डेंसर, तो अगर लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर में गई, जैसे उदाहरण के लिए रेयर के तौर पे हमारा क्या आ जाएगा, एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है। और वाटर से भी ज़्यादा डेंसर मीडियम कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। जो कांच होता है वो क्या वाटर से भी ज़्यादा डेंसर है। तो अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में वाटर को देखेंगे ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। और एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे वाटर को, तो हमारा एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। ध्यान से समझो, रे बेंड टूवर्ड नॉर्मल, तो मतलब जो रेयर से डेंसर में जाती है, मीन्स हमारा ये रेयर मीडियम है, मान लो एयर हो गई, और ये हो गया डेंसर, इसे हमने कह दिया मान लो वाटर। तो भैया ये जब लाइट की रे जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे।
तो भैया जब लाइट की रे जो है वो गई, इंसिडेंट रे गई, तो वो किधर की तरफ बेंड हो गई, वो नॉर्मल की तरफ हमारी बेंड हो जाती है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। और ये हमारा क्या है, ये है नॉर्मल। ठीक है, आगे समझो। अगर लाइट की रे डेंसर टू रेयर जा रही है, अब डेंसर टू रेयर किस प्रकार से भाई, जैसे कि ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ये हमने ले लिया डेंसर, मान लो गिलास डेंसर है और रेयर वाटर ले लिया, मीन्स गिलास से वाटर में जा रही है। अब किस तरीके से होगा ध्यान से समझो, लाइट की रे आएगी, ये रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी इस तरीके से, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। समझ गए? अब देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आर डी शर्मा लाइक नॉर्मल। आर डी शर्मा तो जानते ही होंगे भैया, एक काफ़ी अच्छे हमारे क्या हैं राइटर हैं जिनकी मैथ की बुक के। ठीक है, तो आर डी, तो आर का मतलब रेयर, डी का मतलब डेंसर। मतलब जब रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट की रे, तो किधर की तरफ हो जाएगी बेंड, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है उससे रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए हमने क्या करना है कि ग्लास स्लैब जो होता है वो इस तरीके का रहता है। अब ग्लास स्लैब भाई हमारी एक कांच की कम से कम इतनी मोटी पट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते हैं। तो भैया इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हमें देखना है, तो ध्यान से समझो। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें दो पैरेलल फेसेस होती हैं, एक ये रही और एक हमारी ये रही नीचे वाली। ये दो क्या है, पैरेलल फेसेस हैं। अब होगा क्या, पहली वाली फेस के बारे में बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल है। अब भाई देखिए लाइट की रे हमारी यहाँ से आई, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, याद रखिएगा, इंसिडेंट रे। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब भाई देखो एयर से जब वो किस में एंटर करेगी, गिलास में एंटर करेगी। देखिए ये एयर है इधर की तरफ हमारा एयर, ये कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर। ये क्या है, ये हमारा है ग्लास, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर। तो भाई देखो अब लाइट की रे एयर से ग्लास में गई, मतलब रेयर टू डेंसर गई, रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, मतलब लाइट की रे इस तरीके से यहाँ पे बेंड हो जाएगी, ये रही। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब सेकंड फेज की बात करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम रहेगा। अब देखो एक हमारा जो एक फेज था उससे तो हो गया, अब दूसरे वाले पे आओ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लाइट की जो रे है वो कहाँ पे, फिलहाल गिलास के अंदर जो कि डेंसर मीडियम है, और अब ये कहाँ पे, अब ये इधर साइड भी एयर होगी जो कि रेयर है। अब यहाँ पे ये क्या कर जाएगी, जब डेंसर टू रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, तो अब लाइट की रे नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल होता है ये होता है ई क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब लाइट की जो रे है वो कितने एंगल से इमर्ज हो रही है, ठीक है, उसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और इस रे का नाम क्या होता है, इस रे का नाम होता है इमरजेंट रे। क्या होता है, इमरजेंट रे हमारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आप इसमें एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें बहुत ध्यान से, तो भाई हमारी ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो कैसे जाती, इस तरीके से हमारी ये जाती है एकदम सीधी, इस तरीके से। पाथ जो होता है इंसिडेंट रे का वो होता है इस तरीके से, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता। मीन्स हुआ क्या यहाँ पर कि हमारी ये जो इंसिडेंट रे है इस ग्लास स्लैब के कारण क्या हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इधर की तरफ हमारी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। तो ये जो शिफ्ट हुआ है इसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। समझ गए? अब देखो एक विशेष चीज है कि ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पैरेलल क्यों होती हैं,
क्योंकि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि देखो अब ये दो पैरेलल फेसेस हैं, मान लीजिए अगर पहले वाले फेस पे ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज से बेंट हुआ तो सेकंड वाले फेस पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से बेंट हो जाएगा। तो 30 भी क्लॉकवाइज 30 और एंटी क्लॉकवाइज 30 कैंसिल हो गए। तो इस वजह से ही पैरेलल हमारे निकलते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है लाइट की रे की अपोजिट पैरेलल फेसेस पे वो क्या होती है, इक्वल और अपोजिट होती है। इसी वजह से इमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। अब देखो लॉज, तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं बहुत सिंपल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का ये क्या है, इंटरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर किस में अप्लाई करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। मीन्स भाई ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया मान लीजिए, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तीनों किस में है, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। सेकंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, सिंपल, ये जो साइन आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का रेशो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के रेशो के लिए, ठीक है। एक दिए गए कलर की लाइट के लिए और एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट है किसके लिए, एक दिए गए कलर की लाइट के लिए और एक दिए गए मीडियम के पेयर के लिए क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यही हमारा स्नेल का नियम है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और n/1 इसके बराबर, हम इसे ऐसे करके लिखते हैं। n/1 का मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, सेकंड मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, समझ गए। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमारा आया n/1। n/1 का मतलब क्या है, 2/1 का, कि सेकंड का पहले के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल करके आता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए लाइट रे बेंड व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीन्स एक मीडियम से जब लाइट रे दूसरे मीडियम में पास करेगी, तो ये बात तो हमें पता है कि लाइट रे क्या करेगी, बेंड करेगी। तो कितनी बेंड करेगी उस चीज के मेजर को क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमारा रहता है n/1, मीन्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। या फिर हम इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसी को हम लिख सकते हैं λ1 बाय λ2, मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है कि अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को nm से शो करते हैं। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, m हमारे मीडियम का हो जाएगा। भाई कोई सा भी मीडियम जैसे वाटर हो, कैरोसिन ऑयल हो, ग्लास हो, उसके हिसाब से लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो कि कितनी होती है, अगर हम सीधे सीधे बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और साथ ही साथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में निकालना है वो आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v हो जाएगा। और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो कि अगर हमारी स्पीड जो है वो कम हो, अगर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अगर कोई हमारे को दे रखा है मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो मीन्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया वाटर का 1.33, इसका मतलब क्या है, सिंपल,
इसका मतलब है कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसके कितने गुना है, 1.33 टाइम्स हमारा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.33 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में लाइट की स्पीड से 1.33 टाइम ज़्यादा होती है। अब देखो नोट के तौर पर है, याद रखिएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। भाई जैसे हम बात करें, हमने कैरोसिन लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स करा, तो हम क्या देखेंगे कि वाटर नीचे आ जाएगा, कैरोसिन ऊपर, मीन्स वाटर की मास डेंसिटी ज़्यादा और कैरोसिन की मास डेंसिटी कम है। लेकिन रिफ्रैक्ट अगर हम बात करें ऑप्टिकली तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैरोसिन का ज़्यादा है और वाटर का कम है, मीन्स मास डेंसिटी हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेट नहीं करती है। तो भैया कैरोसिन की मास डेंसिटी ज़्यादा कम होती है किससे, वाटर से, लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। आगे ये हमारा लास्ट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं उनके द्वारा रिफ्रैक्शन को समझते हैं। देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप इस पर ऐसा स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। भाई स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, भाई दो सरफेस है, ठीक है, उनसे ट्रांसपेरेंट मीडियम था, उसे हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया, घेर दिया, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। लेकिन जिसमें से अब देखो दो सरफेस तो हैं, लेकिन कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। भाई जैसे अगर आप हम बात करें तो देखो एक ये हमारा स्फेरिकल सरफेस हो गया कि दोनों ने बंद कर लिया तो क्या हो गया हमारा, ये स्फेरिकल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक फ्लैट भी कर दो तब भी ये क्या है, स्फेरिकल लेंस है। मीन्स होता क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर बाउंड है दो सरफेस से जिनमें से एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो लेंस बनाते हैं। भाई जैसे ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, इसमें एक प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब देखो यहाँ से लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ये हमारा एक लेंस है, अगर हम इस लेंस को पूरा करने की कोशिश करें तो इस तरीके से एक स्फेयर इधर बन गया, ऐसे ही एक स्फेयर हमारा इधर बन गया। तो इन स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज आती है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस की जो सर्कुलर आउटलाइन होती है उसका इफेक्टिव डायमीटर होता है अपर्चर। मीन्स अगर मैं सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये क्या है, अपर्चर के बराबर है। अब थिन लेंस क्या होते हैं वो समझिएगा, पतले लेंस। अपर्चर इज मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स इनमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन जो अपर्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अपर्चर इज मच लेस देन, अपर्चर काफ़ी कम है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। और साथ ही साथ ये जो हमारा यहाँ पे R1 और R2 होते हैं वो दोनों मतलब कितने होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है वो लगभग दोनों दूरियां बराबर होती हैं। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने ये कॉनकेव लेंस बनाया, अब इस कॉनकेव लेंस में ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है। जब लाइट रे मान लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से जाती हैं, ये जा रही हैं। तो जब हम इन्हें बैकवर्ड पीछे की तरफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे, अब देखिए अगर हम इधर साइड से खड़े होकर इन्हें देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा जैसे ये एक पॉइंट से निकल करके क्या कर रही हैं, आ रही हैं। और जिस पॉइंट से निकल के ये हमें आती हुई प्रतीत होती हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा F1,
और ये हो जाएगा 2f1, मीन्स ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2f1। अब आगे देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में किस प्रकार से होता है, तो वो ऐसे करके है कि हमारा ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो लाइट रे कैसे आनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी लाइट रे आई। और जब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये एक पॉइंट पे जाकर के क्या कर जाती हैं, मीट कर जाती हैं, और जिस पॉइंट पे ये लाइट रे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा फोकस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा फोकस f2, इधर साइड होता है f1, यहाँ पे हो जाता है 2f1, ऐसे यहाँ पे होता है 2f2। समझ गए? तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पे सभी लाइट रे जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आइदर कन्वर्ज, या तो कन्वर्ज हो जाए, जैसे कॉन्वेक्स के केस में तो एक साथ हो गई कन्वर्ज हो गई, या अपीयर टू डाइवर्स, या फिर दूर दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, जैसा कि कॉनकेव के केस में होता है फ्रॉम लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये हमारे कुछ एक तरीके से नियम हैं जो इमेज फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए समझो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तब क्या होता है भाई, जैसे कि इस वाले केस में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई कॉन्वेक्स में, तो ये हमारी कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाती है f2। समझ गए? अगर कॉनकेव लेंस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से निकल करके आ रही है, मतलब कि फोकस से आ रही है। अगला, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस में से मान लो लाइट रे को हमने फोकस से पास करा दिया, ये फोकस से पास कर गई, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। आगे, अपीयर टू मीट एट फोकस। अगर मान लो ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे जाके मिल जाएगी, मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें तो इस वाली की, अब ये वाली लाइट रे हमारी आ रही है और ये ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे जाकर मिल जाएगी, भी सीधे सीधे अंदर को फोकस में चली जाएगी। अगर ऐसा लगता है तो ये हमारी बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है। अगला, लाइट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, मीन्स लाइट रे हमारी इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो एकदम सीधी निकल जाती है, एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। ऐसा ही हमारा कॉनकेव के केस में भी होता है। समझ गए आप सभी? तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है वो आपको समझना है। देखिए इधर की तरफ f1 टू f1, f2 टू f2। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहला इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहली हमारी फोकस पे बनेगी, f2 पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है 2f1 से पहले, मतलब कि दूसरा यहाँ पे हमारी लोकेशन है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की लोकेशन क्या हो जाएगी, f2 और 2f2 के बीच में। अगर हमारा 2f1 पे चला जाए ऑब्जेक्ट तीसरा पॉइंट, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी तीसरा पॉइंट। मीन्स हम ऑब्जर्व क्या करें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता चला जा रहा है, इमेज क्या करती चली जा रही है, लेंस से दूर चलती चली जा रही है। 2f1 और f1 के बीच में है तो इमेज बनेगी 2f2 से भी आगे, चौथा पॉइंट। ठीक है। अगर हमारा ये f1 पे आ जाए ऑब्जेक्ट तो इमेज पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पे। भाई जब इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बनी, फोकस पे, तो जब हमारा फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो पांचवी पहुंच गई इन्फिनिटी पे। अब देखो छठी लोकेशन थोड़ी खास है। अब किस प्रकार से खास है वो देखिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में है, तो इमेज बनेगी यहाँ पे 2f2 से पहले, 2f1 से पहले, वो भी काफ़ी बड़ी इमेज हमारी बनती है। तो देखो ये लोकेशन अगर आप याद रखते हो तो आपको रे डायग्राम बनाना बहुत आसान पड़ जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमने कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, अनंत पे रखा हुआ है। ये रहा ए बी, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। तो लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलल, तो पैरेलल लाइट रे लेकर के आइए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइट रे आ रही हैं। अब देखो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रे बहुत आवश्यक होती है, कम से कम वो तो काटेंगे। अब देखो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। तो हमारी एक पॉइंट से पास हो गई
ये हमारा फोकस है। ठीक है, फोकस हमने पहले से नहीं लिखा, अब हमारा लिखना सही रहेगा क्योंकि अब दिख रहा है आसानी से। तो ये हमारा हो जाएगा फोकस F2, यहाँ पे हम 2F2 लिख देते हैं। तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी। अब इमेज की प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन क्या देखने को मिल रही है जी, कहाँ बन रही है, एट F2। कैसी बन रही है, साइज देखेंगे तो छोटा सा पॉइंट है, तो हमारी ये पॉइंट साइज हो जाएगी, पॉइंट साइज। क्या लाइट रे रियल में कट कर रही हैं, रियल में कट कर रही हैं, तो मतलब कि हमारी कैसे हो जाएगी, रियल हो जाएगी, और हमारी इन्वर्टेड होती है। ठीक है, समझ गए वाली चीज। तो F2 पे बनती है, पॉइंट साइज होती है, रियल होती है, और इन्वर्टेड हमारी बनती है। अब देखो अगली लोकेशन कहाँ थी, 2F1 से पहले, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। तो देखिए बनाते हैं, तो मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट रखा है AB यहाँ पर। अब बनाते हैं, ध्यान से समझिए। पहले लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कैसे पास होती है, वो एक पॉइंट से पास हो जाएगी, फोकस से, ये रहा। तो हमने इस पॉइंट का नाम अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, जिस पॉइंट से पास हो रही है ये हो जाएगा F2। ठीक है, अब हमें एक और लाइट रे चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। अब हमारी एक अगली लाइट रे को हमने क्या करा है, ऐसे सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, वो जैसी है वैसी ही चली जाएगी, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, कहीं पे बैंड नहीं होगी। तो ये जहाँ पे लाइट रे कट कर रही है, इधर कट कर रही है, तो ये बन जाएगा हमारा इमेज A', B', और ये आ जाएगा हमारा F2, 2F2। अब देखिए इमेज की प्रॉपर्टियों के बारे में समझते हैं। इमेज कहाँ पे, देखिए कैसी बनेगी, लोकेशन बताओ कहाँ पे बन रही है जी, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में। कैसी बन रही है, ये हमारी इमेज से ना, जो ऑब्जेक्ट है इमेज, वो थोड़ी सी छोटी होती है, तो डिमिनाइज्ड। ठीक है, एकदम देखो भाई, हकीकत में कट कर रहे हैं तो मीन्स कैसी बनेगी, रियल, और ये उल्टी है तो इन्वर्टेड। समझ गए। अगला लोकेशन देखिए, अगली कहाँ है, तीसरी 2F1 पे, तो हमारी ऑब्जेक्ट भी कहाँ, इमेज भी कहाँ बनना है, 2F2 पे बनना है। तो ठीक है जी, देखो बनाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट की लोकेशन रखी है ये रे AB। लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगी, एक पॉइंट से पास करेगी जिसे हम फोकस कह देते हैं। ठीक है, अब एक ऑप्टिकल सेंटर से आपको पास करा देनी है, तो ये यहाँ पे कट कर गई। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, F2। ठीक है, अब 2F2 की लोकेशन कहाँ लिखेंगे भाई, सीधे सीधे जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे क्या बना दो, इमेज बना दो, A', B', ये इमेज बन गई। और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे हो जाएगा 2F2। तो आपको पहले से लोकेशन नहीं लगानी होती 2F2 F2 भाई, जब डायग्राम बना लो तो उस हिसाब से तो बस ये पता होना चाहिए कि जब अगर हमारा 2F1 पे रखा है तो इमेज 2F2 बनेगी, तो वो पॉइंट 2F2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी देख लो भाई इसकी, कहाँ बन रही है लोकेशन, एट 2F2। कैसी है, सेम साइज की। कैसी बनती है ये, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। भाई जितना ऑब्जेक्ट का आकार है उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनती है। उल्टी बन रही है, सॉरी पहली बात तो हकीकत में कट कर रही है तो रियल, और बन रही है उल्टी तो इन्वर्टेड। समझ गए। अगला देखिए, चौथी लोकेशन बिटवीन 2F1 और F1। भाई 2F1 और F1 के बीच में होती है, तो 2F2 से इधर बनेगी, तो बना दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा AB ऑब्जेक्ट। कैसे, लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्रैक्शन के बाद कट करके चली गई। एक लाइट की रे हमने सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, तो वो यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो जहाँ पे कट करती हैं वहीं पे क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ये हमारी हो जाएगी इमेज A', B'। ठीक है, अब लोकेशन देखो, ये हो जाएगा F2, इधर हम लिख देते हैं 2F2, तो 2F2 से पहले बन रही है। अब देखिए इसके प्रॉपर्टियों के बारे में लिखें तो लोकेशन क्या है, लोकेशन है 2F2 से पहले, बाद में, मतलब कि बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बियॉन्ड है। ठीक है, समझ गए। अब ये बनती कैसी है, ये होती है बड़ी, एंड लार्ज, काफी बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, अब हकीकत में कट कर रही हैं तो रियल, और ये बन रही है उल्टी तो इन्वर्टेड। क्लियर हो गए वाले चारों इमेज तो आपको सही भी को।
अब देखिए बची हुई दो इमेजों के बारे में समझते हैं। तो अगला है एट F1। तो अगर फोकस पे, तो देखो अगर फोकस पे था तो कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी, तो बना देते हैं। देखिए तो ऑब्जेक्ट रखा हमने ये रहा ए बी, लाइट की रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, पास कर गई पॉइंट से, ये रहे जिस पॉइंट से पास करी वो फोकस है। एक हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ये रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ बैठ रही है, ये पैरेलल जानी चाहिए, तो अभी हमने फोकस तो लिखा है ही ना, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से पैरेलली भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F2। तो अगर हम देखेंगे तो अब ये कहाँ पे जाके मीट कर रही हैं, ये करती हैं इन्फिनिटी पे जाके मीट, समझ गए। अब ना तो पीछे जा सकें ना आगे मीट कर सकें, तो भैया ये हमारी पैरेलल हैं, क्योंकि ना तो आगे की तरफ मीट करेंगी ना पीछे की तरफ, तो इन्फिनिटी पे मान लो वो मिल रही हैं जा करके। इमेज, तो अब सबसे पहले लोकेशन एट इन्फिनिटी, अनंत पे बन रही है। साइज बहुत बड़ी बनती है, हाईली एनलार्ज, ठीक है। अब कैसी बनेगी, मान लेते हैं कट करती हैं ये तो रियल बनती है, और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। अब देखिए अगले वाले डायग्राम को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो पहले इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें, दोबारा बनाते हैं इसे इधर की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1। तो देखिए अब हमें लोकेशन क्या रखनी है, छठी लोकेशन है F1 और O के बीच में, तो छठी लोकेशन F1 और O के बीच में A B, यहाँ पे है हमारा। लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पास करेगी, ये रही, तो जहाँ से पास करी उसका नाम क्या है, वो है F2, ये यहाँ पे 2F2। अब एक और लाइट की रे चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ठीक है, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। तो ये जो लाइट की रे हमारी रहती हैं, ये कभी भी आगे की तरफ मीट नहीं कर सकती। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम सही करें इसे, ऐसे करके ले जाएंगे इसे। तो देखिए अब ये जो लाइट की रे हैं, ये कभी भी आगे तो मीट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आगे तो ये जा रही हैं दूर दूर की तरफ एक दूसरे से, ठीक है। तो इन्हें हम बैकवर्ड पीछे की तरफ मीट करवा देते हैं। तो देखिए अब हमें ऐसा लगता है जैसे ये कहीं यहाँ पे जाकर क्या कर रही होंगी, मिल रही होंगी, ठीक है। तो अब हमारी जो इमेज बनेगी वो यहीं पे बन जाएगी, A' B', समझ गए। तो हमारे इस केस में क्या होता है कि जब देखो F1 और O के बीच में हो तो इमेज 2F1 से पहले बनती है, तो F1 और O के बीच में है तो 2F1 से पहले बनी है। कैसे बननी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए, फोकस से पास कर, एक ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ हमने इन्हें मीट करवा दिया। अब इमेज की प्रॉपर्टियों के बारे में देखो, तो लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है 2F1 से पहले, ठीक है ना, या फिर अगर हम कहें किधर की तरफ, जिधर साइड ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ ही हमारा ये रहता है। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड हमारी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत बड़ी है, ठीक है, एनलार्ज। हकीकत में कट कर रही है, नहीं कर रही, ये तो हमने बस प्रतीत हो रही है ना, तो इन्हें हम कहेंगे वर्चुअल। सीधी होती है तो इरेक्ट। तो ये वाला जो छठा वाला केस है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हमारी बाकी सब में रियल इमेज है, बस केवल इसी में हमारी कैसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। अब देखिए बस कॉन्केव लेंस के बारे में और देख लेते हैं। तो कॉन्केव लेंस में लोकेशन, तो सबसे पहले तो वही इन्फिनिटी A B, जब हमारी इन्फिनिटी पे होंगी तो कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करती हुई प्रतीत होते हैं, जैसे कि ये हमारी कहाँ से आ रही हो, एक पॉइंट से आ रही हैं, जिसको हम क्या कहेंगे बाद में फोकस कह देते हैं, ये रही, समझ गए। तो ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा F1। तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इमेज भी हमारी यहीं पे बन जाएगी, ये रही इमेज, ठीक है ना, ये हमारी इमेज बन गई। अब इमेज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन क्या हो जाएगी, एट F1, F1 पे बन रही है। कैसा है ये, पॉइंट के आकार का, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज रियल है क्या, नहीं है, क्योंकि कट करी ना, नहीं तो रियल कहाँ से हो जाएगी, तो ये होगी वर्चुअल, और ये होती है इरेक्ट, समझ गए। अब देखिए लास्ट,
इन्फिनिटी और ओ के बीच में है, तो चलिए कहीं भी रख देते हैं, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, तो आप कहीं भी इसकी लोकेशन रख सकते हैं। देखिए ये मैंने पहले F1 रख लिया, ये 2F1 रख लिया, तो जी हमने रख दिया इन्फिनिटी और ओ के बीच में, इसे मान लो यहाँ पे 2F1 से पहले ही रख दिया मैंने, ए बी ऑब्जेक्ट। क्या करना है, पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली दो आपको ले लेनी है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, तो हमें लगता है रिफ्रैक्शन के बाद जैसे 2F1 से निकल करके आ रही हो, एक हमने ऑप्टिकल सेंटर पर ले जाकर निकाल दी ये रही, ठीक है, ऐसे करके चली गई। तो ये दोनों लाइट रे भाई बाद में तो कट करने वाली नहीं है, ये यहाँ पे कट करती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे यहाँ पे कट कर रही है ए डैश बी डैश, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। अब इमेज की प्रॉपर्टी देख लो, कहाँ बन रही है, F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O। कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब डिमिनाइज्ड। क्या ये रियल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हकीकत में काटा ही नहीं, तो ये वर्चुअल है और ये इरेक्ट है। तो आपको समझ आ गई ये सब चीजें। तो देखिए अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आप 6 के 6 केसों को कर सकते हो, छठा केस आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे कॉनकेव के केस में हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, याद रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग देखिए, ओवर हेडेड प्रोजेक्टर मीन्स प्रोजेक्टर्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास आप इनसे बचपन में जरूर खेले होंगे कि भाई हमारे जो होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में भी आते हैं ये ग्लासेस कभी कभी, तो इनसे क्या होता है, हमें चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं जब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो ग्लासेस हमारे चश्मों में जिनकी नज़र जो होती है वो कमज़ोर होती है, जिन्हें दूर का साफ दिखाई नहीं देता, तो वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, हमारे कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरा, तो हमारा किसका लेंस है, हमारा है कॉनकेव लेंस। और अगर किसी को पास का दिखाई नहीं दे रहा तो वो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेगा। सम टेलीस्कोप, कुछ टेलीस्कोप में, या स्पाई होल इन कैमरा, स्पाई होल इन डोर्स के अंदर जो स्पाई होल लगे हुए होते हैं भाई, जो हमारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे हम ये देख लेते हैं कि बाहर खड़ा कौन है दरवाजे के बाहर, तो वो जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो मिरर वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव था, लेंस वाले में नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन वही रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट का रेशियो किसके साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u। वहां पर ये नेगेटिव था माइनस के v/u मिरर में, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए कुछ टिप्स हैं तो वो समझिएगा। u हमेशा नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेनी है, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारी जो पहली सरफेस होती है ना उसके हिसाब से लेते हैं, भाई पहली सरफेस ये है तो इसके हिसाब से जब हम चलते हैं तो इधर की तरफ आएगी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नेगेटिव लेनी है। और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहाँ पे पहली सरफेस के हिसाब से इधर की तरफ आ रही है तो हमें पॉजिटिव लेनी है। मैग्निफिकेशन, अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव आएगी। हाइट ऑफ इमेज, अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव लेना है, अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेना है। कॉनकेव लेंस v हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में v पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, अगर v नेगेटिव है तो वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा लार्ज इमेज, 1 से छोटा स्मॉल इमेज। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। भाई देखो लाइट की रे आ रही हैं तो लेंस उन लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकता है अगर हमारा कॉन्वेक्स होगा, या कितना डाइवर्ज कर सकता है अगर हमारा कॉनकेव होगा, तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, लेंस की एबिलिटी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की लाइट की रे को। किस पर निर्भर करती है, फोकल लेंथ पर निर्भर करती है, डिपेंड ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पर निर्भर करती है। अब या फिर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय लेंस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर। मतलब डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस,
भाई कितना कन्वर्ज कर रही है, कितना डाइवर्ज कर रही है लाइट रे को। अचीव्ड बाय लेंस, भाई एक लेंस की सहायता से हम लाइट की रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं। तो कितना कन्वर्ज कर रहे हैं या कितना डाइवर्ज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उस लेंस की पावर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डिफाइन देखिए बहुत सिंपल है, आपको वो 4 वर्ड याद रखने। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसे पावर कहते हैं। पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। हमेशा याद रखिएगा फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए पावर निकालने के लिए। अगर कॉनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव आएगी, और कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव आएगी। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डायोप्टर की डिफाइन आ जाती है। तो 1 डायोप्टर क्या होती है, भाई ऐसे लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो, वो क्या होती है, 1 डायोप्टर हमारी होती है। मीन्स अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 मीटर, तो हमारी आ जाती है 1 डायोप्टर। मतलब एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर के बराबर है, तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 1 डायोप्टर के बराबर होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, भाई हमने क्या करा, बहुत सारे लेंसों को पास पास रख दिया, तब क्या होता है भाई, जैसे हमने P1 पावर का, P2 पावर का, P3 पावर का, ऐसा बहुत सारे लेंस रख दिए, तो नेट पावर होती है सबके सम के बराबर, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब देखो P1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन F1, P2 1 अपॉन F2, P3 1 अपॉन F3, तो नेट फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन F नेट। तो इस तरीके से हम उस हमारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसकी नेट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 के बराबर होती है 1 अपॉन F नेट। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। हमारे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। हमारे नोट्स के लिए और टेस्ट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।